बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Dear students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है स्टील। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, स्टील की टाइप्स को, और सेकेंडली हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टील। डियर स्टूडेंट्स, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के दो मेथड्स हैं। इनमें से एक मेथड आज के लेक्चर में शामिल है और जो नेक्स्ट मेथड है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बहरहाल आज के लेक्चर में हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील और एक स्टील की मैन्युफैक्चरिंग का मेथड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, स्टील, सबसे पहले बात करते हैं दैट व्हाट इज स्टील। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। स्टील आयरन की एक अलॉय है which contain 0.25 to 2.5% कार्बन, जिसमें 0.25 से 2.5% क्या मौजूद है, कार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के साथ साथ कुछ ट्रेसेस में भी मौजूद हैं एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज। स्टूडेंट्स, ये तो थी बात स्टील की। मैं अब बात करने जा रहा हूं आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। डियर स्टूडेंट्स, स्टील इज क्लासिफाइड into three types depending upon the percentage of carbon. कार्बन की परसेंटेज कंटेंट के लिहाज से हमने स्टील को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। इनमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज माइल्ड कार्बन स्टील। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइल्ड कार्बन स्टील है इट हैज 0.1 to 0.2% कार्बन। याद रखिएगा कि ये जो माइल्ड कार्बन स्टील है इट इज सॉफ्ट, मैलिएबल, मैलिएबल से क्या मुराद है, जिसकी आप शीट्स बना सकें। इट इज डक्टाइल, ये डक्टाइल है, डक्टाइल से क्या मुराद है कि आप इसकी क्या कर सकती हैं, वायर्स बना सकते हैं। एंड कैन बी फोर्ज्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्ज से क्या मुराद है, शेप बाय हैमरिंग एंड प्रेसिंग व्हेन इट इज हॉट। शेप से मुराद है, फोर्ज से मुराद होता है इसको शेप देना। अब शेप दो तरह से आप देते हैं, जब आप इस पे हैमरिंग करते हैं, हथौड़े चलाते हैं और इसको क्या करते हैं, प्रेस, तो आप अपने डिजायर्ड इसको शेप अडॉप्ट करवा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो यूज है, जो माइल्ड स्टील है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ट्यूब्स, नट्स, बोल्ट्स, बार्स एंड बॉयलर प्लेट्स। बॉयलर प्लेट्स जहां पे आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी इसकी प्रॉपर्टीज में बताया कि ये सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने की वजह यह है कि इसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, कम होता है। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड जो स्टील की टाइप है दैट इज मीडियम कार्बन स्टील। एंड मीडियम कार्बन स्टील हैज 0.2 to 0.7% कार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मीडियम कार्बन स्टील है इट इज हार्ड देन माइल्ड कार्बन स्टील। ये माइल्ड कार्बन स्टील की निस्बत क्या होती है, हार्ड, और वजह आपको पता है कि इसमें कार्बन कंटेंट माइल्ड कार्बन स्टील की निस्बत क्या होता है, ज्यादा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माइल्ड कार्बन स्टील इज आल्सो मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। और अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो माइल्ड कार्बन स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग रेल्स, एक्सल्स। एक्सल्स आपको पता है कि जो पहिया है गाड़ी का उसके दरमियानी हिस्से को बोलते हैं। बहरहाल रेल्स, एक्सल्स, ये एक्सल्स बनाने में, एंड कास्टिंग्स, कास्टिंग होता है वो सांचे जहां पे आप किसी लिक्विड को डालकर उसे क्या कर लेते हैं, सॉलिडिफाई कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो स्टील की टाइप है दैट इज कॉल्ड
हाई कार्बन स्टील, जैसा कि लफ्जों से ही पता चलता है कि इसमें कार्बन कंटेंट बकिया दोनों की निस्बत क्या होता है, ज्यादा होता है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो हाई कार्बन स्टील है इट कंटेन्स 0.7 to 1.5% कार्ब। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास हाई कार्बन स्टील है इट कैन बी फोर्ज्ड, आप इसे फोर्ज कर सकते हैं व्हेन इट कंटेन लेस देन 1% कार्बन। फोर्स का मतलब मैंने आपको भी बताया कि आप इसको हैमरिंग से प्रेस करके पर्टिकुलर शेप अदा करवा सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 1% से कम हो तो आप इसको अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हाई कार्बन स्टील है इट कैन नॉट बी फोर्ज इफ इट कंटेन कार्बन परसेंटेज ग्रेटर देन 1%। अगर इसमें 1% से ज्यादा है कार्बन तो फिर आप इसको फोर्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा ये क्या होता जाएगा, हार्ड। यही वजह है कि हम लोग बोलते हैं कि जो हाई कार्बन स्टील है इट इज हार्ड एज कंपेयर टू माइल्ड कार्बन स्टील या एज कंपेयर टू मीडियम कार्बन स्टील। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो आपके पास मौजूद है हाई कार्बन स्टील इज यूज्ड टू मेक हैमर्स, हथौड़े, दैट इज यूज्ड टू मेक टैप्स, डाइज, डाइज बनाने में क्या होती है इस्तेमाल। इट इज यूज्ड इन कटिंग टूल्स, मशीनरी पार्ट्स, मशीनरी के जो पार्ट्स है उसको बनाने में क्या होती है, ये इस्तेमाल होती है। इट इज यूज्ड टू मेक hard parts of machinery and it is also used to make all sort of engines। इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको बनाने में जो स्टील की फॉर्म इस्तेमाल होती है दैट इज हाई कार्बन स्टील। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक थी आपके पास स्टील की क्लासिफिकेशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ कि हम स्टील को प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। याद रखिएगा कि स्टील इज इंटरमीडिएट इन कार्बन कंटेंट बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन, यानी स्टील में जो कार्बन कंटेंट है ये रॉट आयरन और कास्ट आयरन के क्या है, इन बिटवीन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा स्टील कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये दो तरह से प्रोड्यूस हो सकती है। इनमें सबसे पहले है स्टील कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय रिमूविंग। जब आप इसको कास्ट आयरन से बनाते हैं तो फिर आप कास्ट आयरन से रिमूव कर लेते हैं, क्या चीज रिमूव करते हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। दूसरा जो स्टूडेंट इसका मेथड है कि स्टील को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एडिंग, जब आप ऐड करते हैं बाय एडिंग रिक्वायर अमाउंट ऑफ कार्बन टू रॉट आयरन, जब आप रॉट आयरन में कार्बन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को मजीद इलेबोरेट करूं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे अभी कहा कि जो स्टील में कार्बन कंटेंट है ये इंटरमीडिएट है। और देखिएगा जरा कितनी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि यहां पे मैंने क्या कहा कि अगर कास्ट आयरन से आपने स्टील को बनाना है तो फिर आप कास्ट आयरन से कार्बन कंटेंट क्या कर देंगे, कम। और अगर आपने रॉट आयरन से स्टील बनाना है तो फिर आप रॉट आयरन में कार्बन को क्या कर देंगे, ऐड। ये इस बात का सबूत है कि जो स्टील है इसमें जो कार्बन कंटेंट है ये रॉट आयरन और कास्ट आयरन के क्या है, इन बिटवीन। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था रॉट आयरन कि जब आप लोग रॉट आयरन में क्या ऐड करते हैं, कार्बन को ऐड करते हैं। ना सिर्फ आप इसमें कार्बन को ऐड करते हैं, इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं सम स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, मैंगानीज, निकल, कोबाल्ट, विच इम्पार्ट स्पेशल प्रॉपर्टीज टू स्टील, जो कि स्टील को स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, देते हैं। इम्पार्ट से मुराद है देना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो दो तरीके थे, कास्ट आयरन से और एक रॉट आयरन से। और अब आपको मैं ये बात बता दूं कि एट प्रेजेंट स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। स्टील को हम प्रिपेयर करते हैं कहां से, कास्ट आयरन से। और कास्ट आयरन से स्टील को बनाने के हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक मेथड को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे
और सेकंड मेथड को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वो दो मेथड्स कौन से हैं? इनमें सबसे पहला मेथड है ओपन हर्थ मेथड, और माय डियर स्टूडेंट इसमें जो सेकंड मेथड है दैट इज बेसिमर्स प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, जो ओपन अर्थ मेथड है इसमें आप यूज करते हैं क्या? कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्क्रैप स्टील, यानी जो वेस्ट स्टील है उसको आप इसमें एज ए रॉ मटेरियल क्या करते हैं? यूज। लेकिन जब आप बेसिमर प्रोसेस की बात करते हैं तो बेसिमर प्रोसेस में आप स्टील को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम कास्ट आयरन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे ओपन अर्थ प्रोसेस है चाहे बेसिमर्स प्रोसेस है, इन दोनों में आपने स्टील को प्रिपेयर करना है कास्ट आयरन से। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में हमारा जो मेजर टास्क होगा, मेजर टारगेट ये होगा कि हम कास्ट आयरन से कार्बन कंटेंट को क्या कर दें? कम, और इस लेवल तक ले आए कि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? स्टील। तो बहरहाल आज के इस लेक्चर में हमने जो एक मेथड डिटेल से डिस्कस करना था वो मेथड है कौन सा? ओपन हर्थ प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हर्थ है इसका मतलब होता है चूल्हा। याद रखिएगा ये जो ओपन अर्थ प्रोसेस है इट इज आल्सो कॉल्ड सीमन मार्टन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये जो सीमन मार्टन प्रोसेस है इसमें ये जो नाम है सीमन, ये भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है और मार्टन ये भी एक केमिस्ट का नाम है। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस मेथड को डिस्कवर किया था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और ये मेथड डिस्कवर हुआ था कब? इन 1868। इस ईयर में इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस मेथड को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब जरा इसकी कि इसमें प्रोड्यूस कैसे होता है स्टील। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। ये मोस्ट मॉडर्न मेथड है किसका? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे ना थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करूंगा आपकी टेक्स्ट बुक के साथ। ये मॉडर्न मेथड है लेकिन बेसिमर्स मेथड की निस्बत आपने अभी पढ़ा कि स्टील को बनाने के दो मेथड्स हैं, एक बेसिमर्स और एक ओपन अर्थ प्रोसेस। याद रखिएगा कि जो बेसिमर प्रोसेस है ये ओल्डर है जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे, और जो ओपन अर्थ मेथड है ये बेसिमर की निस्बत क्या है? लेटेस्ट। टॉपिक के एंड पर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेथड है ओपन अर्थ ये बेसिमर की निस्बत तो क्या है? बेसिमर्स की निस्बत तो क्या है? मॉडर्न। लेकिन आज प्रेजेंटली हम जो ओपन अर्थ मेथड है इसको यूटिलाइज नहीं करते फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। आज हम डिफरेंट मेथड जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड है इनको यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। लेकिन बहरहाल किताब वाला कहता है कि ये क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड। रियलिटी में ऐसा नहीं। इट इज कैरिड आउट इन एन ओपन हर्थ फर्नेस। स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर होता है कि फर्नेस भट्टी, यानी आपने इसमें जो भट्टी यूज करनी है ये क्या होती है? ओपन। दिस फर्नेस हैज ए लो रूफ टू deflect the hot gases and flames downward to melt the charge. My dear students, गौर कीजिएगा ये वही कंसेप्ट है जो आपने रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था कि जैसे आपने रॉट आयरन में पढ़ा था कि जो फर्नेस भट्टी यूज की जाती है इसकी जो रूफ है ये लो होती है। इसी तरह यहां पे भी आपने जो ओपन अर्थ फर्नेस यूज की है इसकी फर्नेस एक तो क्या है? लो। दूसरा इसकी फर्नेस क्या है? डिफ्लेक्टिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लो रूफ का कंसेप्ट है और फर्नेस के डिफ्लेक्ट होने का कंसेप्ट है ये यूज किया जाता है दो वजूहात की बुनियाद पर। ये उस वक्त ऐसी फर्नेसेस का इस्तेमाल किया जाता है जब आपने अपने रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हीट ना करना हो।
दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि इसमें इस वजह से लो रूफ और डिफ्लेक्टिंग रूफ इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इन प्रोसेसेस में, इन फर्नेसेस को जब आप यूज करते हैं तो यहां से बहुत सी हॉट गैसेस इवॉल्व होती हैं। अब बजाय इसके कि वो हॉट गैसेस क्या हों, एटमॉस्फेयर में आप इनको इवॉल्व करवा दें, एग्जॉस्ट कर दें, हम उन्हीं हॉट गैसेस को यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर फर्दर हीटिंग टू आवर रॉ मटेरियल और अदर गैसेस। इस तरह से ये जो प्रोसेस है, इस तरह से ऐसा करने से हमारी जो फ्यूल की कंजप्शन है वो कम हो जाती है और रिएक्शन क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। यही बात आगे लिखी है उसने कि द ओपन अर्थ फर्नेस वर्क्स ऑन द रीजनरेटिव, दोबारा से जनरेट कर देना, रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी, कि ये काम करता है किस पर, रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, जो रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी है, ये बात वही है जो मैं अभी आपको समझा के आया हूं कि इसमें क्या करते हैं, यूटिलाइज वेस्ट गैसेस फॉर हीटिंग अदर गैसेस, दूसरी गैसेस को हीट करने के लिए हम इन वेस्ट गैसेस को क्या करते हैं, इस्तेमाल, यानी इन्हें डायरेक्टली एग्जॉस्ट नहीं कर देते। और ये क्यों करते हैं, ताकि फ्यूल कंजम्पशन कम हो और रिएक्शन क्या हो जाए, इकोनॉमिकल चीप हो जाए। तो ये तो स्टूडेंट मैंने इसका बताया आपको, प्रिंसिपल के फर्नेस है और उसके क्या फीचर्स है। अब याद रखिएगा कि ये जो ओपन अर्थ फर्नेस है ये भी दो तरह की होती है, इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स कौन सी हैं कि ओपन अर्थ फर्नेस इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें सबसे पहली है फर्नेस विद, ऐसी फर्नेस जिसमें क्या हो, एसिडिक लाइनिंग, तरतीब दिया होता है एसिडिक लाइनिंग, एसिडिक मटेरियल को हमने जोड़ा होता है। और कौन सा एसिडिक मटेरियल, लाइक SiO2। और ये आपने एसिडिक लाइन कब यूज करनी है, व्हेन द इम्प्योरिटीज आर मैंगानीज सिलिकॉन। यानी ओपन अर्थ फर्नेस में जो आप हर्थ बनाते हैं, इसमें आप दो तरह की लाइनिंग कर सकते हैं। पहली मैंने लाइनिंग आपको की कि कौन सी लाइनिंग यूज करते हैं, एसिडिक लाइनिंग, और ये बनी होती है किससे, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स। यूज उस वक्त आपने करनी है, क्योंकि उस वक्त करनी है जब आपके रॉ मटेरियल यानी कास्ट आयरन में मौजूद हैं कौन सी इंप्योरिटीज, मैंगानीज और सिलिकॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि सर जब आपके पास इंप्योरिटीज मैंगानीज और सिलिकॉन है तो फिर एसिडिक लाइनिंग क्यों इस्तेमाल करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंगानीज एक मेटल है, सिलिकॉन एक क्या है, सेमी मेटल है। अब जब आप एसिडिक लाइनिंग यूज करेंगे इसका मतलब है कि वहां उसकी एसिडिक लाइनिंग की नेचर एसिडिक होगी। ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे ये क्या है, बेसिक, मेटल्स आर बेसिक, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक। तो जब लाइनिंग एसिडिक होगी, ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, तो ये आपस में फौरन रिएक्शन कर जाएंगे और हमारे जो रॉ मटेरियल है वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। वो सेपरेट बात है कि गैशियस फॉर्म में हो जाएं या प्रेसिपिटेट्स की स्लैग की शक्ल में आ जाएं, लेकिन हो ये क्या जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि एसिडिक लाइनिंग, तो दूसरी जो ओपन अर्थ फर्नेस की टाइप बनेगी, अंडरस्टूड है कि उसमें क्या होगी भला, सोचे क्या होगी, बेसिक लाइनिंग, यानी फर्नेस विद बेसिक लाइनिंग। अब जरा मुझे आप खुद बताइएगा कि बेसिक लाइनिंग आपने कब यूज करनी होगी, लाइक, और वो बेसिक लाइनिंग किसकी बनाई है, डोलोमाइट। डोलोमाइट एक मिनरल है जिसका फार्मूला है CaCO3.MgCO3। और ये यूज कब करनी है, अब माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यूज कब करनी है, व्हेन द इम्प्योरिटीज आर फास्फोरस एंड सल्फर। अब ये फास्फोरस और सल्फर क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक। तो मैंने जो लाइनिंग यूज कर ली वो लाइनिंग क्या है भला, बेसिक। इसका मतलब है कि ये बेसिक लाइनिंग इन एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और इनको कास्ट आयरन रॉ मटेरियल से क्या कर लेगी, रिमूव कर लेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं थोड़ी सी पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि ये एक्चुअली ओपन अर्थ फर्नेस क्या है। आप देख सकते हैं कि इस ओपन अर्थ फर्नेस में जो इसकी रूफ है ये बड़ी लो है, ये करीब है किसके, हर्थ के।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हर्थ है इसमें आपने अभी पढ़ा, ये चूल्हा है, इसमें दो तरह की लाइनिंग कर सकते हैं, एक बेसिक लाइनिंग और एक एसिडिक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास इंप्योरिटी कौन सी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक साइड से हम इस ओपन अर्थ में ऐड करते हैं एयर और बॉटम से हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, गैसेस। ये जो एयर और गैसेस हैं ये इनमें मौजूद जो ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, इनमें मौजूद जो एयर है ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजन, ताकि जो रॉ मटेरियल में मौजूद एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज, उनको उनसे क्या किया जा सके, रिमूव। इस प्रोसेस के दौरान चूंकि वेस्ट गैसेस भी बहुत सी बनती हैं तो उन वेस्ट गैसेस को हम दूसरे बॉटम के दूसरे एंड से क्या कर लेते हैं, रिमूव। और याद रखिएगा कि ये वही गैसेस हैं जिनको हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट नहीं करते, बल्कि इनकी हॉट गैसेस को हम फर्दर गैसेस को हीट करने के लिए क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रोसेस की बात की जाए तो याद रखिएगा कि जो आपने हर्थ यूज की है उस हर्थ पे हम अपना रॉ मटेरियल लेते हैं। उस रॉ मटेरियल में क्या होता है, अ मिक्सचर। किस किस का मिक्सचर, कास्ट आयरन, याद रखिएगा, एक कास्ट आयरन, दूसरा इसमें क्या होता है, स्क्रैप स्टील, यानी ये जो स्क्रैप स्टील से क्या मुराद है, जो वेस्ट हो, जो किसी काम का ना हो, वेस्ट स्टील, स्क्रैप स्टील। एंड क्विक लाइम से क्या मुराद है, CaO इज चार्ज्ड इनटू द फर्नेस, यानी ये जो तीन चीजें हैं आप इनको क्या करते हैं, फर्नेस में भेज देते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन बातें हैं, इन तीनों की कंपोजिशन किस तरह से सेट करते हैं और इनका काम क्या है, मैं अब ये बात करने लगा हूं। और साथ आपको ये बताने लगा हूं कि ना सिर्फ ये तीन चीजें अंदर भेजी जाती हैं बल्कि इन तीनों के साथ एक चौथी चीज भी भेजी जाती है, और वो क्या है, वो है आयरन ऑर। बहरहाल आप देखिएगा, सबसे पहले जो हम इसके अंदर भेजते हैं, यानी मिक्सचर की शक्ल में जो सबसे पहले मेजर पोर्शन में भेजते हैं, दैट इज कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन कितना इस मिक्सचर में मौजूद होता है, 50%। माय डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर क्या भेजते हैं, स्क्रैप स्टील। ये जो स्क्रैप स्टील है ये होता है 20%। सर ये क्यों बेचते हैं स्क्रैप स्टील, इसका मतलब है कि ये हमारे यूज के काबिल नहीं था। जब हम इसको स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं प्रोसेस रीसाइक्लिंग, यानी वेस्ट मटेरियल को हम दोबारा से रिसाइकल करके अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तीसरी चीज हमने इसके अंदर क्या भेजी, लाइम। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो लाइम है इट इज आल्सो यूज्ड, ये यूज होती है और इसकी कंटेंट कितना होता है, 20%। और जो लाइम है इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। माय डियर स्टूडेंट्स, जो चौथी चीज इसके अंदर हम बेचते हैं वो आयरन ऑर होती हैं। आयरन ऑर को बेचते हैं और इनका जो कंटेंट होता है 10% होता है, और दे आर यूटिलाइज्ड टू ऑक्सीडाइज द अनवांटेड एलिमेंट्स। तो ये अनवांटेड एलिमेंट्स को क्या करती हैं, रिमूव। तो टोटल इस मिक्सचर में चार चीजें हैं, वो मैंने आपको बता दी, उनके कंपोजिशन भी और उनका फंक्शन भी। बहरहाल अब होता क्या है कि चूंकि हमारे पास फर्नेस है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो होता क्या है कि एट अबाउट 1600 डिग्री सी, 1600 डिग्री सी पे जाके क्या होता है, सिलिकॉन, मैंगनीज, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर बर्न आउट। इनकी कंबस्टन हो जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इनकी बर्निंग हो जाती है, और ये सारे अपने अपने ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। फिर हम क्या करते हैं इन्हें, जब इनकी बर्निंग हो जाती है, रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो हम इन्हें वन बाय वन करके क्या कर लेते हैं, अपना जो रॉ मटेरियल था मिक्सचर उसमें से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन, आपने एयर भेजी है इसके अंदर, ऑक्सीजन के साथ मिलती है और यहां से ये कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 1/2, और आपको पता है कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो रॉ मटेरियल में मौजूद सिलिकॉन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, SiO2 सिलिका, यहां जिसे आप क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
इसी तरह मैंगानीज जो है ये मिलती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, MnO में। अगेन आप इस क्वेश्चन को जब बैलेंस करते हैं तो ये क्या है, 1/2। तो यहां से एक वाहक ऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है वो कौन सा है, CO। इसी की बात करने लगा हूं। और बाकी दो का क्या मामला है वो भी इंशाल्लाह देखते हैं कि CO एस्केप्स, निकल जाती है, इवॉल्व हो जाती है इन द फ्लू गैसेस। फ्रेंड्स ये फ्लू गैसेस क्या होती हैं, दीज आर वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबस्टन। कंबस्टन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उन गैसेस को नाम दिया जाता है किसका, फ्लू गैसेस का। अब इन फ्लू गैसेस में क्या चीज खारिज हो गई, CO। बकिया हमारे पास क्या चीज बची, SiO2 और MnO। अब इसकी बात करने लगा हूं कि जो सिलिका है SiO2 ये क्या करता है, कंबाइंस। SiO2 सिलिका कंबाइन होता है किसके साथ, विथ क्विकलाइन CaO, इसी तरह MnO एंड FeO टू फॉर्म सिलिकेट्स, और ये यहां से क्या बना देता है, सिलिकेट्स। और माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, सिलिकेट्स। और उन सिलिकेट्स को क्या नाम देते हैं, स्लैग। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि स्लैग क्या चीज है, ये वेस्ट स्टोनी मटेरियल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है आफ्टर द रिफाइनिंग, प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, विच फ्लोट, जो तैरता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, यानी स्लैग की, ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन मेटल। और वो मोल्टन मेटल कौन सी है, यकीनन हमारे पास आयरन की ही मेटल। तो होता क्या है कि ये जो सिलिका SiO2 है ये क्विकलाइन ऐड किया था ना मिक्सचर में, हमने तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा था तीन चीजें, एक हमारे पास कास्ट आयरन, क्विकलाइन और स्टील स्क्रैप। उनमें से एक कौन सी है, ये क्विकलाइन। ये SiO2 के साथ मिलती है और क्या चीज बना देती है, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। इसी तरह सिलिका MnO के साथ मिलता है और यहां से क्या चीज बनती है, MnSiO3। और इसी तरह जब ये सिलिका आयरन ऑक्साइड, क्योंकि जाहिर बात है जो कास्ट आयरन में मौजूद आयरन है उसकी भी एयर की वजह से कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो कन्वर्ट होता है FeO में और यहां से क्या चीज बन जाती है, FeSiO3। अब यहां से जरा गौर कीजिएगा कि हमने कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में इवॉल्व कर दिया, जो हमारे पास सिलिकॉन था सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आ गया, मैंगानीज मैंगानीज डाइऑक्साइड में आ गया। इन दोनों ने रिएक्शन कर लिया किसके साथ, सिलिका के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंप्योरिटीज की तरफ, और नेक्स्ट इंप्योरिटीज कौन सी हैं, फास्फोरस एंड सल्फर रिएक्ट विद Fe2O3। ये अगेन कास्ट आयरन में मौजूद आयरन की ऑक्सीडेशन से बनता है Fe2O3 टू फॉर्म P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जो बाकी इंप्योरिटीज बची थी, कार्बन निकल चुकी, कार्बन का हमने देख लिया मामला, सिलिकॉन का देख लिया, मैंगानीज का, जो बाकी है हमारे पास कौन कौन सी, फास्फोरस और सल्फर, ये रिएक्ट कर जाती हैं Fe2O3 के साथ और प्रोड्यूस क्या करती हैं, इनके रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड अलोंग विद आयरन। और अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे 2 यूनिट्स आप लेते हैं Fe2O3 के और 3 यूनिट्स होते हैं सल्फर के। इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो इधर 3 यूनिट्स ऑफ SO2 एंड, तो एक हमारे पास यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है और साथ में क्या चीज बनी, आयरन। ये तो जाहिर बात है स्टील में मौजूद है मेजर कंपोनेंट के तौर पर। इसी तरह जो फास्फोरस है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, Fe2O3 के साथ और प्रोड्यूस करती है यहां से क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5। अगेन यहां पे साथ में क्या चीज बन जाती है, आयरन।
और अगर इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इसके 5 यूनिट्स हैं तो जाहिर बात है इधर क्या हो जाएगा 10, फास्फोरस यहाँ पे 6 यूनिट्स और बैलेंस करने के लिए इधर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो सल्फर है ये भी अपने ऑक्साइड और फास्फोरस भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो ऑक्साइड बनते हैं ये क्या करते हैं, दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म स्लैग। ये आपस में यानी SO2 और P2O5 ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और बना देते हैं क्या चीज, स्लैग। कैसे बनाते कुछ इस तरह से हैं कि जैसे ये P2O5 रिएक्ट करता है किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो यहां से हमारे पास चीज बन जाती है कैल्शियम फॉस्फेट। और इधर बैलेंस करने के लिए क्या आ जाता है 3। स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये क्या है, स्लैग। और याद रखिएगा इसी को ही आप एक और नाम भी देते हैं, दैट इज थॉमसन स्लैग। इट इज आल्सो कॉल्ड थॉमसन स्लैग, इसको थॉमसन स्लैग का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह ये जो SO2 है ये भी CO के साथ मिलता है और यहां से जो चीज बनती है दैट इज कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। इन दोनों में माय डियर स्टूडेंट्स ये जो बनता है ना कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। ये यहां से जो आपने इम्प्योरिटी के तौर पे स्लैग के तौर पे सेपरेट किया था, यानी आप ये कह सकते हैं कि ओपन अर्थ प्रोसेस की एक बाय प्रोडक्ट होती है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे आप फर्टिलाइजर के तौर पे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये जब प्रोसेस होता है तो आप क्या करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, सैंपल्स आर टेकन, यानी जब से जैसे ये प्रोसेस होता जा रहा है आप सैंपल्स क्या करते हैं, लेते हैं एट इंटरवल्स एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील इज डिटरमिन्ड रेगुलरली। यानी जैसे जैसे ये प्रोसेस प्रोसीड करता जाता है 8 से 10 घंटे में ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान आप स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद सैंपल लेते हैं और इसमें कार्बन कंटेंट क्या करते हैं, कम, क्योंकि हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है कि कार्बन कंटेंट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। व्हेन दिस इज रिड्यूस्ड टू 0.1%, यानी जब कार्बन कंटेंट हमारा कितना रह जाए 0.1%, तो फिर हम क्या करते हैं, द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फेरोमैंगानीज। माय डियर स्टूडेंट्स, फेरोमैंगानीज आयरन की एक अलाय है जिसमें आयरन मौजूद है, जिसमें मैंगानीज मौजूद है, जिसमें कार्बन मौजूद है। तो फिर हम इसमें फेरोमैंगानीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सर ऐड करने से हमें क्या फायदा होता है, अभी ऐड करने से फायदा ये होता है कि जो मैंगानीज है, मैंगानीज डीसल्फराइजेज द स्टील, यानी ये जो मैंगानीज है ये स्टील में से सल्फर के साथ रिएक्ट करती है और स्टील को डीसल्फराइज कर देती है, यानी स्टील में से सल्फर को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। अच्छा जी, इसी तरह जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन क्या करता है, आपको पता है कि उसकी हार्डनेस को थोड़ा सा क्या करता है, इंप्रूव, कार्बन कंटेंट क्या करता है, इंप्रूव। तीसरी जो चीज है आयरन, और हमारे पास हम प्रिपेयर भी क्या कर रहे हैं, स्टील, जिसमें मेजर पोर्शन कौन सा है, आयरन। तो वो जो आयरन फेरोमैंगानीज से आता है वो स्टील का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह फेरोमैंगानीज रेजिज द कार्बन कंटेंट्स, वही जो आपसे भी डिस्कस किया मैंने, टू द रिक्वायर्ड वैल्यूज। और आपको पता है कि कितनी रिक्वायर्ड वैल्यूज होनी चाहिए, मैंने भी आपसे बात की थी कि इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू 0.25 टू 2.5% होनी चाहिए स्टील में कार्बन। आफ्टर गिविंग टाइम फॉर मिक्सिंग, यानी फेरोमैंगानीज को ऐड करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये जो फेरोमैंगानीज है और हमारा रॉ मटेरियल ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। हम क्या करते हैं, अ लिटिल मोर फेरोमैंगानीज इज एडेड, इसमें आप थोड़ा सा और फेरोमैंगानीज ऐड करते हैं। एंड द चार्ज, बेटा चार्ज से मुराद क्या है, वही रॉ मटेरियल जिसमें आपने क्या चीज ऐड की थी, फेरोमैंगानीज, इज अलाउड टू रन
into molds where it solidifies to ingots. मैं पहले भी बात कर चुका, मोल्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सांचे। ये वो सांचे हैं जिसमें आप किसी लिक्विड मटेरियल को ऐड करके क्या कर लेते हैं? सॉलिडिफाई। आप ऐड करते हैं इन मोल्ड्स में, सांचों में लिक्विड, लेकिन जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो उसी की शेप अडॉप्ट कर लेता है जिस शेप का आपने सांचा यानी मोल्ड को क्या किया होता है? यूज। तो जब आप ऐड कर देते हैं मोल्ड्स में, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो आगे क्या कहता है? इट सॉलिडिफाइज एज इनगोट्स। स्टूडेंट्स, इनगोट्स मेटल से बनी अशिया को कहते हैं। डिफरेंट, जैसे स्टील की बनी डिफरेंट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनको आप इनगोट्स का नाम देते हैं। द होल प्रोसेस टेक्स 10 आवर्स। ये सारे प्रोसेस को यानी फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू स्टील 10 घंटे लगते हैं। स्लैग कंटेन्स कैल्शियम फास्फेट, इट इज ग्राउंड टू पाउडर। यानी जब ये स्लैग बन जाती है, जिसका अभी जिक्र करके आया, आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड सोल्ड और सेल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। इसको फर्टिलाइजर के तौर पर क्या कर देते हैं? इस्तेमाल करते हुए सेल कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपसे डिटेल से स्टडी कर लिया, क्या चीज? इस ओपन अर्थ प्रोसेस से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग। और अगर आपको मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ओपन अर्थ फर्नेस में एयर और हॉट गैसेस इन होती हैं। हर जो है यहाँ पे कंबस्टन का प्रोसेस होता है, वेस्ट गैसेस यानी CO गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाती हैं, कुछ गैसेस स्लैग की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं, एलिमेंट स्लैग की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे हम सेपरेट कर लेते हैं और हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एट द एंड आपको कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूं इस ओपन अर्थ प्रोसेस के फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये जो एडवांटेजेस है ना, बुनियादी तौर पर हम ओपन अर्थ प्रोसेस को प्रेफर करते हैं बेसिमर्स प्रोसेस पर, जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी अगले लेक्चर में। किन वजूहात की बुनियाद पर प्रेफर करते हैं, वो वजूहात आपको को एडवांटेजेस आपको बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला ये है कि ओपन अर्थ प्रोसेस में टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड। चूंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग द हॉट गैसेस, तो हम टेम्परेचर को अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो ओपन अर्थ प्रोसेस से जो हम स्टील बनाते हैं, इस दौरान हम क्या करते हैं? स्क्रैप स्टील को भी यूज करते हैं। अब स्क्रैप स्टील को यूज करने का मतलब है कि जो नकारा हो चुका था स्टील, हम उसको दोबारा से रिसाइकलिंग के प्रोसेस से अपने डिजायर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओपन अर्थ प्रोसेस है, इसमें जो लॉस ऑफ आयरन है दैट इज ओनली 4%। आपने देखा ना इस प्रोसेस में कि कुछ कास्ट आयरन में मौजूद आयरन था जो FeO या Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया था। ये जो आयरन का लॉस है दैट इज ओनली 4%, व्हाइल इन द बेसिमर प्रोसेस इट इज अप टू 15%। माय डियर स्टूडेंट्स, चौथी बात इसमें यह है कि बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील हमें हासिल होती है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास जो प्रोसेस है ये इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि हम वेस्ट गैसेस को ही फ्यूल के तौर पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। बहरहाल ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस। एट द एंड मैं आपको ये भी बात बता दूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ना तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिमर प्रोसेस यूज करते हैं, ना ओपन अर्थ प्रोसेस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन अर्थ प्रोसेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये क्या है? बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। दूसरी बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इस प्रोसेस में आप टेम्परेचर 1600 डिग्री तक ले जाते हैं, तो जो फर्नेस है, इसकी रूफ और इसके बकिया पार्ट्स की जो मेंटेनेंस है, जारी बात है वो जब यूटिलाइज होंगे तो उनकी शेप, उनकी एक्टिविटी में, उनकी एफिशिएंसी में फर्क आ जाएगा। तो रूफ को और बकिया पार्ट्स की जो मेंटेनेंस है, उनको मेंटेन करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आजकल के मॉडर्न पीरियड में हम इन मेथड को यूज नहीं करते। तो बहरहाल माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहां तक मैंने आज आपके साथ एक स्टील की प्रेपरेशन का मेथड डिटेल से स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टील के साथ। अस्सलामु अलैकुम।